Hello students, very good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आपने कल मेरा ईवीएस का वीडियो देखा होगा। 15 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 तक हमने डिस्कस किया था। 136 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपेल्ड बाय सनलाइट। निम्न में कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो कौन सा संचालित होता है? कार्बन साइकिल। कौन सा संचालित होता है डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से? कार्बन चक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स इज इनकरेक्ट। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूलन है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, या फिर जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो जैव ईंधन के बारे में आपको वो कथन बताना है जो सत्य नहीं है। इस टर्म पे जरूर फोकस रहिएगा। करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि बायोफ्यूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? पूछा जा रहा है मोस्ट प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो कौन सा प्रोस्पेक्टिव है जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में? तो इसका आंसर क्या है? सोलर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी, या एनर्जी डेराइव फ्रॉम वेस्ट। सौर शक्ति, सौर एनर्जी, इट्स अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, या फिर पोटेशियम। एजोला इज अ करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किस अम्ल वर्षा तो टॉपिक ऐसा है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिड रेन में सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? बताइए। H2SO4। H2SO4 इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंगेज चिल्ड्रन इन ईवीएस। ईवीएस में अगर हमें बच्चों को इंगेज करके रखना है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है? कि पाठ्य पुस्तक का पठन, खाली हम कह दें कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन बाय टीचर्स, टीचर एक्सप्लेन कर रही है तो इसमें बच्चा क्या? बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, सिर्फ बच्चे, शिक्षक व्याख्या दे रही है। क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, कक्षा में सिर्फ हम निर्देश कर रहे हैं। किससे कहानियां? नरेटिव्स। नरेटिव्स इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। जब हम उन्हें किसी चीज को किससे कहानियों से समझाएंगे, नरेशंस देंगे, स्टोरी के थ्रू समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनको लाइव एग्जाम्पल जब देंगे तो बच्चा इंगेज होगा, और वो सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कहलाती है ईवीएस में बच्चे को इंगेज करने के लिए। नरेशंस इज अ करेक्ट ऑप्शन। 142 क्वेश्चन, अ टीचर टेल्स एवरी स्टूडेंट टू मेक यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो वो निम्नलिखित में से शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। मतलब इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, ये टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स पे स्मॉल वीडियो में लेकर आऊंगी जो एग्जाम में आपको ध्यान रखने हैं, किस पे फोकस करना और किस पे फोकस नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है? नॉट लिखा है। कुछ बच्चे क्या होंगे, नॉट नहीं पढ़ेंगे और आंसर गलत कर आएंगे। अब आपसे स्टेटमेंट नॉट वाली पूछी गई है कि इसमें बच्चे को टीचर क्या मोटिवेट नहीं कर रही है? choosing the best student in the class, developing creativity to give students the concept of recycling, reuse, conservation, या फिर arranging an exhibition of things made from
वेस्ट मटेरियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख के ही समझ में आ रहा है कि ए इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा जा रहा था कि गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो गलत स्टेटमेंट यही है। अगर आप बच्चे को कोई भी वेस्ट मटेरियल से चीज बनाने के लिए देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चों में रिसाइकलिंग, रीयूज और कन्वर्जन की आदत आती है कि किसी चीज़ को हम पुनः कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और वेस्ट मटेरियल से वो चीज़ों को बनाना सीखता है। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है? आप उसमें से बेस्ट स्टूडेंट क्लासरूम में चूज कर रहे हैं, ये सही है एक्टिविटी नहीं है टीचर की। वेस्ट मटेरियल से अगर वो कुछ बनाने को कह रहा है तो वो बच्चों में क्रिएशन, नई क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुजा अ टीचर ऑफ सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास की टीचर है तनुजा, हैज टू टीच अ टॉपिक रिलेटेड टू फ्लावर। वो क्या कर रही है? दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, तो उसे क्या करना चाहिए? टेक चिल्ड्रन इन द गार्डन ऑफ द स्कूल वेयर देयर आर न्यूमरस फ्लावर्स। बच्चों को क्या करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल हैं, या फिर प्रोजेक्टर पर इनके चित्र दिखाएं, या फिर ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं, या फिर डी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखें और छात्रों को अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखने को कहें। तो देखिए बच्चे कहाँ से सबसे ज्यादा सीखेगा? बच्चा जब बगीचे में जाएगा, डायरेक्टली वो फूलों को देखेगा, तब वो सबसे ज्यादा सीखेगा। प्रोजेक्टर में चित्र दिखाने से, ब्लैक बोर्ड पर फूल बनाने से, या फिर ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखने से और उसको नोटबुक में लिखने को कहने से बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा कैसे सीखेगा सबसे ज्यादा? टेक चिल्ड्रन इन द गार्डन ऑफ द स्कूल वेयर देयर आर न्यूमरस फ्लावर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the significance of EVS study as an integrated environmental science? एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में EVS अध्ययन का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? टू बी अवेयर ऑफ एंड एबल टू कोरिलेट टू नेचुरल एंड सोशो कल्चर एनवायरमेंट। यस, ये तो करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज, स्कोरिंग A+ इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल्स, टू एंजॉय लर्निंग ऑफ साइंस मोर देन दैट ऑफ लैंग्वेज। तो अगर हम चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को प्राकृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जुड़कर उसे जागरूक कर रहे हैं। टू बी अवेयर ऑफ एंड एबल टू कोरिलेट एंड नेचुरल एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। हमें बच्चे को सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, बच्चे को सिर्फ A+ नहीं लेकर आना है इसलिए पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वो साइंस को एंजॉय करे लैंग्वेज से ज़्यादा। हम EVS की इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहे हैं कि बच्चा EVS के थ्रू नेचर से और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से अच्छे से जुड़ पाता है, इसलिए उसे EVS की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज कॉन्स्टिट्यूट टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉ इन कंट्री। तो देश में जो पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? कस्तूरी रंगन का, सुब्रमण्यम का, माधव नैयर का, या फिर उल्लास प्रांत का? तो इसका करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम समिति। सुब्रमण्यम समिति क्यों बनी थी? देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो संविधान में वन्य जीव का संरक्षण है वो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? वो मौलिक कर्तव्य भी हैं, निर्देशक सिद्धांत भी हैं और 7वीं अनुसूची भी है। तो ये तीनों कोड्स इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड 7th शेड्यूल। ऑल ऑफ द अबव 1, 2 and 3 आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज तो आर प्रेजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। निम्न ताप परीक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संकट ग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागण को लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है। देखिए, सीड एंड पोलिन, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो मतलब अब संकट में है, जो खत्म हो रही हैं,
तो संकटग्रस्त जातियों के बीजों को और परागकणों को लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जो प्रिजर्व करके रखते हैं वो उसकी प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। कैसे करके रखते हैं? आइस के थ्रू, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के थ्रू, लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू या फिर अमोनिया के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सीमित क्षेत्र तक, विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही रहती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो एंडेमिक कहलाती हैं। एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक। देखिए स्थानिक से पता चल रहा है ना, हमसे पूछा रहा है विशेष क्षेत्र तक, तो एक उनका विशेष स्थान होता है, तो वो एंडेमिक। कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में ना आए तो आप एक बार हिंदी भी ट्राई कीजिए, हिंदी से भी आपको समझ में आएगा। पेंडेमिक तो है नहीं, पेंडेमिक तो महामारी हो गई, दुर्लभ भी नहीं है और वेद्य भी नहीं है। एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है तो वो स्थानिक प्रजाति हो गई, एंडेमिक स्पीशीज हो गई। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली, चमक आदि होती है? तो वायुमंडल की किस परत में होती हैं ये सब चीजें? ये सब होती हैं ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में। हमारे पास अलग अलग हैं, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल। कौन सी लेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ये सब चीजें पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी का परिणाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या, जैव निम्नीकरण, पोषक तत्वों के कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, शैवाल खिलने के कारण नदी का बहुत जल्दी सूख जाना। तो जब जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज का प्रवाह होता है नदी में तो उसका परिणाम ये होता है कि डेथ ऑफ फिशेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मछलियों की मौत हो जाती है। डेथ ऑफ फिशेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। तो ईवीएस 2022 कंप्लीट होता है आपका। 2 पार्ट्स में मैंने इसको कवर किया है, दोनों पार्ट्स देखिए, दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताइए कि मैं हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट करूं या फिर मैं इससे पहले वाला पेपर ही सीडीपी, मैथ्स और या फिर ईवीएस पढ़ाऊं? आप कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, कि आपको पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आती हूँ सीडीपी का। हम चलिए सीडीपी डिस्कस करते हैं, सीडीपी, मैथ्स एंड ईवीएस। ठीक है, तो मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।